हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। इसी सेक्शन में हम लोग डिफॉल्ट बेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 167 इज अबाउट व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। तब क्या प्रोविजन है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है वो सेक्शन 167 में एक्सप्लेन किया गया है। एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी कॉन्सेप्चुअली। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी ये कहा गया है द अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। तो the same thing has been made in the article 22 of the constitution also। article 22 of the constitution, उसमें भी यही चीज कहा गया है एंड दैट हैज बीन upheld अंडर सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है। अब देखिए, जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, और उसके बाद 24 आवर्स जब हो जाता है, तो दो दो आउटकम इसका निकल सकता है। पहला एक आउटकम ये होता है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस को ये लगता है कि देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो तब उस एक्यूज्ड को और कस्टडी में मेंटेन करना कोई इज नॉट रीजनेबल। तो इस केस में क्या होता है, सेक्शन 167 डज नॉट अप्लाई इन दैट केस, क्योंकि कोई प्राइमा फेसी केस हो ही नहीं रहा है अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो उस केस में क्या किया जाता है, द क्लोजर रिपोर्ट में बी फाइल्ड एंड द accused में बी रिलीज्ड अंडर सेक्शन 169। तो अंडर सेक्शन 169 accused को ऑन पर्सनल बॉन्ड रिलीज कर दिया जाता है, ऑन पर्सनल बॉन्ड, कि अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो उसको अपीयर होना पड़ेगा। लेकिन देखिए, क्लोजर रिपोर्ट जरूरी नहीं है कि क्लोजर रिपोर्ट ही जमा करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी केस में कि द एक्यूज्ड is there is no prima facie case against the accused, but there may be any other accused or there may be other person जिसके ऊपर कोई शक है। ठीक है। तो उस केस में क्लोजर रिपोर्ट नहीं सबमिट किया जाता है। उस केस के दौरान द इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूड बट द अरेस्टेड पर्सन इज रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड अंडर सेक्शन 169। तो ये हो गया एक सिचुएशन। ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो दूसरा सिचुएशन है जिसमें ये सेक्शन 167 अप्लाई होता है, वो ये होता है कि पुलिस को ऐसा लगता है कि देयर इज ए प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द अरेस्टेड पर्सन, अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो तब क्या होगा, सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी विल अप्लाई। तो ठीक है। अब देखिए, जब ये 167 अप्लाई हो जाता है तब क्या होता है, तो सेक्शन 167 क्या कह रहा है कि व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। ठीक है। अब 24 घंटे के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ और पुलिस को ऐसा लगता है कि देयर इज ए प्राइमा फेसी केस। ठीक है। नाउ देयर मे बी थ्री सिचुएशन, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। तो देखिए, फर्स्ट केस में क्या है, इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, accused need not be produced under section 167, instead charge sheet may be filed। तो जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो अंडर सेक्शन 167 में जाने की जरूरत ही नहीं है, और जो एक्यूज्ड है उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ सीधा कोर्ट में चार्जशीट फाइल किया जाता है। और फिर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या करेगा, बेल देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अब इंक्वायरी, जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया, इंक्वायरी स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो ये तो रहा पहला सिचुएशन। दूसरा हो गया कि नो फर्दर इंटरोगेशन ऑफ एक्यूज्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो, लेकिन जो एक्यूज्ड है उसके इंटरोगेशन और जरूरी नहीं है। 24 घंटे के अंदर जो भी इंटरोगेशन करना था हो गया है। तब क्या होगा कि एक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 167 प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन पुलिस कस्टडी उसके लिए प्रे नहीं किया जाता है। ठीक है। तो उस केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने दो ऑप्शन हो रहता है, या तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए एक्यूज्ड को, या तो फिर उसको बेल दे दिया जाए, ठीक है। ये ऑप्शन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने रहता है। ठीक है। पुलिस का काम यहाँ पे खत्म।
और तीसरा जो सिचुएशन होता है वही होता है कि द पुलिस 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाया और पुलिस वांट्स टू कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन एंड आल्सो वांट टू कंटिन्यू द इंटरोगेशन एज वेल ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पुलिस अंडर सेक्शन 167 उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा एंड देन द पुलिस विल आस्क फॉर एक्सटेंशन ऑफ पुलिस कस्टडी, एक्सटेंशन ऑफ पुलिस कस्टडी। ठीक है, तो देखिए इस केस में फिर क्या होगा, इस केस में अब मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया है तो मैजिस्ट्रेट के सामने तीन ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि द मैजिस्ट्रेट एक्सटेंडेड द पुलिस कस्टडी, लेकिन जितना भी एक्सटेंड करे बियॉन्ड 15 डेज पुलिस कस्टडी एक्सटेंड नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 15 डेज। मैक्स पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम 15 दिन ही एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये ना हुआ पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, पुलिस कस्टडी मांगा तो पुलिस, लेकिन फिर भी मैजिस्ट्रेट ने उसको पुलिस कस्टडी कैंसिल कर दिया और उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, ये ऑप्शन हो सकता है। या फिर द मैजिस्ट्रेट कैन ग्रांट द एक्यूज्ड बेल, अगर उसने बेल के लिए एप्लीकेशन किया हो तो। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगर पुलिस कस्टडी में एक्सटेंड करता है, पुलिस कस्टडी देता है, ठीक है, तो 15 दिन तक मैक्सिमम पुलिस कस्टडी भेजा दिया जा सकता है और उसके बाद फिर जुडिशियल कस्टडी देना पड़ेगा। 15 दिन के बाद जो भी होगा जुडिशियल कस्टडी में उसको भेजना पड़ेगा। नाउ द पुलिस नीड टू फाइल द चार्जशीट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम एंड दैट टाइम इज 90 days for the offences punishable with death or life imprisonment or imprisonment for 10 years and 60 days related to any other offense। तो मतलब 90/60 as the case में अप्लाई, इस टाइम के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करना ही है। ठीक है, अब पुलिस के सामने क्या ऑप्शन है, देखिए पुलिस के साथ क्या हो रहा है। पुलिस के पास या तो द पुलिस विल produce the charge sheet, file the charge sheet within time period, or police will fail to file the charge sheet within time period। ठीक है, if the police fails to file the charge sheet within 90/60 days as the case may be applicable, then there is this concept of default bail। और default bail का मतलब ये हुआ कि अगर 90 और 60 डेज के बीच में पुलिस अगर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाया तो the accused or the arrested person gets a right of bail, and in that case the court is bound to give the accused person or the arrested person bail, क्योंकि within this time period पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाया। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट बेल। लेकिन अगर पुलिस विद इन टाइम पीरियड चार्जशीट फाइल कर देता है, ठीक है, तो चार्जशीट अगर फाइल 90 और 60 डेज के बीच पे फाइल कर देता है तब जाकर के क्या होगा, तब और डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि तब सेक्शन 309 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन चार्जशीट फाइल हुआ उसी दिन इंक्वायरी स्टार्ट हो गया, दैट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया। अब जो मैजिस्ट्रेट है ये उसके डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करेगा और उसको बेल पे रिलीज करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, बट द मोमेंट सेक्शन 309 अप्लाइज, दैट मींस 90 और 60 डेज के अंदर अगर चार्जशीट फाइल हो जाता है तब और डिफॉल्ट बेल की कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। ठीक है, तब हो जाता है, शुरू अप्लाई हो जाता है सेक्शन 309। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 167। तो इसी के जो लेटर प्रोविजंस है उसमें ये कहा गया है कि अगर 24 आवर्स के बाद जिस मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया, सपोज कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो तब क्या किया जाएगा, तो पुलिस के पास तब ये ऑप्शन रहता है, द एक्यूज्ड विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, Now the executive magistrate can also extend the police custody. Executive magistrate can also extend the police custody, but not beyond 7 days। और जिस टाइम पीरियड के बीच में फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना होगा, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अगर पुलिस कस्टडी एक्सटेंड किया भी तो तब भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 15 दिन से ज्यादा
इसके एक्सटेंड नहीं कर सकता है, और इस 15 दिन में ये जो पहले के 7 दिन का जो एक्सटेंशन मिला हुआ था वो भी काउंट किया जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 15 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी एक्सटेंड नहीं कर सकता। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोविजन, द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी।